आज की हमारी पड़ताल शरीर के सबसे कमाल के सिस्टम में से एक के बारे में है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, ह्यूमन एनाटॉमी पर आर्टिकल्स, ब्लड के कंपोनेंट्स पर एक डिटेल्ड पेपर। और दिल कैसे काम करता है इस पर भी काफी जानकारी है। और हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि ये महसूस करना है कि ये कितना अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये हमारे शरीर के अंदर की एक नॉन स्टॉप कुरियर सर्विस है। हाँ, जो हर सेकंड हर सेल तक जिंदगी पहुंचाती है और कचरा बाहर निकालती है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम के इंजन यानी हमारे दिल से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक मुट्ठी के साइज का है, लेकिन इसकी ताकत हैरान करने वाली है। और इसका डिजाइन वो बहुत ही शानदार है। देखिए, दिल में 4 मुख्य चेंबर होते हैं। हाँ, 2 ऊपर और 2 नीचे। बिल्कुल, ऊपर वालों को अलिंद या एट्रिया कहते हैं और नीचे वालों को निलय या वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स। और ये संरचना बहुत जरूरी है। जो राइट साइड है वो शरीर से ऑक्सीजन रहित खून लेता है, मतलब इस्तेमाल किया हुआ खून। अच्छा। और उसे फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन रिफिल करवाने के लिए, है ना? एकदम सही। और फिर जो लेफ्ट साइड है वो फेफड़ों से वो ताज़ा ऑक्सीजन से भरा हुआ खून लेकर पूरे शरीर में पंप करता है। हाँ, पूरे शरीर में। और ये पक्का करने के लिए कि खून गलत दिशा में ना बह जाए, इसमें दरवाजों की तरफ वॉल्व होते हैं। हाँ, वन वे दरवाजे। मेरे पढ़ा कि दाएं अलिंद और निलय के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जी। और बाएं हिस्से में होता है माइट्रल वाल्व। अच्छा, और एक दिलचस्प बात यह है कि दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। ये सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक है। क्या है वो? देखिए, दाएं अलिंद में एक साइनोएट्रियल नोड होता है। साइनोएट्रियल नोड। हाँ, इसे शरीर का नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। यहीं से दिल की धड़कन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू होते हैं। मतलब दिल को धड़कने के लिए दिमाग से सीधे कमांड की जरूरत नहीं होती। नहीं, वो अपनी धड़कन खुद शुरू करता है। अरे वाह! और यही धड़कन हमें वो लबडब की आवाज देती है। बिल्कुल, वो आवाज असल में इन वाल्व के बंद होने की है। अच्छा। पहली आवाज लब तब आती है जब ट्राइकास्पिड और माइट्रल वाल्व बंद होते हैं। और दूसरी आवाज डब? डब की आवाज एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से आती है। और हर धड़कन में कितना खून पंप होता है? हर धड़कन के साथ हर निलय से लगभग 70 मिलीलीटर खून पंप होता है। 70 मिलीलीटर? हाँ, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और अगर आप 1 मिनट का हिसाब लगाएं तो हमारा दिल लगभग 5 लीटर खून पंप कर देता है। 5 लीटर 1 मिनट में? जी, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये तो शरीर में मौजूद लगभग पूरे खून के बराबर है। हाँ, बिल्कुल। कमाल है। तो दिल ने तो खून पंप कर दिया, अब ये जाता कहाँ है? यहीं पर धमनियां और नसें काम आती हैं। हाँ, ब्लड वेसल्स। इनमें मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है दिशा का। धमनियां यानी आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। हाँ, याद रखने का अच्छा तरीका है। और नसें यानी वेन्स खून को दिल की ओर वापस लाती हैं। और आमतौर पर धमनियों में ऑक्सीजन वाला खून होता है। हाँ, ऑक्सीजन युक्त, और नसों में ऑक्सीजन रहित। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प अपवाद भी है। बिल्कुल, पल्मोनरी धमनी। हाँ, पल्मोनरी धमनी ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों तक ले जाती है। और पल्मोनरी नस वो ऑक्सीजन युक्त खून को वापस दिल तक लाती है। ये सिस्टम का एक बहुत ही चालाक डिजाइन है और इनकी बनावट में भी बहुत अंतर है। कैसा अंतर? धमनियों की दीवारें ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिल से आने वाले हाई ब्लड प्रेशर को झेलना होता है, इसीलिए वो शरीर में काफी गहराई में होती हैं। अच्छा, और नसें? नसें त्वचा के ज्यादा करीब होती हैं। हमें जो नीली हरी नसें दिखती हैं, हाँ, हाथ पर, वो असल में नीली नहीं होती। ये मैंने भी पढ़ा, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सही, बस हमारे आंखों तक नीली रोशनी परावर्तित होती है। एक और बड़ा अंतर है ना? हाँ, वाल्व को लेके। हाँ, बहुत जरूरी। नसों में वाल्व होते हैं। किस लिए? ताकि खून गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वापस दिल की ओर बह सके, खासकर पैरों से। वो उसे नीचे गिरने से रोकते हैं। और धमनियों में वाल्व नहीं होते। नहीं, उनमें प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो हम कलाई पर नब्ज एक धमनी में महसूस करते हैं, नस में नहीं। ठीक है, तो इन पाइपलाइनों में बह क्या रहा है? खून? हाँ, जीवन का तरल। ये सिर्फ एक लाल तरल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये 2 मुख्य भागों से बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का लगभग 55% हिस्सा है। यह पीले रंग का लिक्विड है जिसमें 90 से 92% तो पानी ही है। और बाकी में है जरूरी प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजिन। ये क्या करते हैं?
ये शरीर का संतुलन बनाते हैं, हमारी इम्यूनिटी में मदद करते हैं और खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी हैं। और बाकी का 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हाँ, जिनमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स। ये ऑक्सीजन के वाहक हैं। इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, कितनी? लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अरे बाप रे। और इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है। ठीक है। दूसरा खिलाड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी ल्यूकोसाइट्स। ये हमारी इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं। इनके भी कई प्रकार है ना। हाँ, न्यूट्रोफिल हैं जो इन्फेक्शन पर सबसे पहले हमला करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। बिल्कुल। फिर है लिम्फोसाइट्स, बी और टी कोशिकाएं जो खास तरह की इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं। और मोनोसाइट्स। वो रोगजनों को मतलब पैथोजेंस को नष्ट करते हैं, एक तरह से सफाई कर्मचारी। और तीसरा खिलाड़ी है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये असल में पूरी कोशिकाएं नहीं है, बस कोशिका के टुकड़े हैं। और इनका काम? चोट लगने पर खून का थक्का बनाना। ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के जाल में बदलने में मदद करते हैं जो घाव को बंद कर देता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बेहद। तो ये सब मिलकर एक दोहरे परिसंचरण मतलब डबल सर्कुलेशन सिस्टम का निर्माण करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खून दिल से 2 बार होकर गुजरता है। 2 बार? हाँ, एक सर्किट है पल्मोनरी, मतलब दिल से फेफड़ों तक और वापस दिल में। अच्छा, ये एक सर्किट हो गया। और दूसरा सर्किट है सिस्टमिक, दिल से पूरे शरीर तक और वापस दिल में। इससे फायदा क्या है? ये ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को अलग रखने का एक बहुत ही कुशल मतलब एफिशिएंट तरीका है। समझ गया। स्रोतों में ब्लड ग्रुप का भी जिक्र था, ABO सिस्टम। हाँ, इसका आधार है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A और B एंटीजन है या नहीं। एंटीजन मतलब एक तरह की पहचान। बिल्कुल। इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन किसे खून दे सकता है। तो O ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। हाँ, क्योंकि उसकी कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो किसी का भी शरीर उसे बाहरी नहीं समझता। और AB ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सही, क्योंकि वो A और B दोनों को पहचानता है। इसके अलावा RH फैक्टर भी है। हाँ, RH फैक्टर, वो भी एक तरह का एंटीजन है। अगर वो है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव। और इसकी असंगति गर्भ अवस्था में एक समस्या पैदा कर सकती है। जी, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। अगर माँ RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव, तो क्या होता है? तो माँ का शरीर बच्चे की कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है, जो दूसरी प्रेगनेंसी में खतरनाक हो सकता है। पर अब इसका इलाज है? हाँ, शुक्र है, अब इसका बहुत आसान इलाज है। एक इंजेक्शन से इसे रोका जा सकता है। ये सब जानना हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। जैसे हाई ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब सीधे इसी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस सफर को समेटते हैं। हमने देखा कि हमारा दिल एक असाधारण पंप है, कभी न थकने वाला। धमनियां और नसें एक जटिल हाईवे नेटवर्क हैं। और खून वो खरबों विशेष कोशिकाओं और पदार्थों को ले जाने वाला एक अद्भुत तरल है। ये एक पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली है जो हमारे जीवन के हर सेकंड बिना हमारे किसी सचेत प्रयास के काम करती है, चुपचाप अपना काम करती रहती है। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ पोषक तत्व पहुंचाने और कचरा हटाने से कहीं ज्यादा है। ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। हाँ, ये हार्मोन पहुंचाता है, तापमान नियंत्रित करता है और बीमारियों से लड़ता है। ये हमारे शरीर के भीतर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर के अलग-अलग सिस्टम्स, जिन्हें हम अलग-अलग पढ़ते हैं, असल में एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं।